Hey guys, today's our topic is cellular adaptation, and in cellular adaptation we will discuss about atrophy, hypertrophy, hyperplasia and मेटाप्लाजिया। तो हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्यूलर अडेप्टेशन को। सेल्यूलर अडेप्टेशन कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में हम एक एक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सेल्यूलर अडेप्टेशन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सेल्यूलर अडेप्टेशन होता क्या है? सेल्यूलर अडेप्टेशन का मतलब है अगर बॉडी की फंक्शनल डिमांड चेंज होती है, बॉडी की अगर फंक्शनल डिमांड चेंज होती है कुछ कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी में, किसी डिजीज स्टेट में या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम, सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेज आते हैं, उन चेंजेज को ही क्या बोलते हैं अपन? सेल्यूलर एडेप्टेशन बोलते हैं। अगर इस स्ट्रेस को अपन रिमूव कर दें तो वो सेल अपने नॉर्मल फंक्शन को वापस रिस्टोर कर लेगी। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है सेल्यूलर अडेप्टेशन में। सबसे पहला सेल्यूलर अडेप्टेशन है एट्रोफी। एट्रोफी मीन्स अब्सेंट ग्रोथ। ए मीन्स अब्सेंट, ट्रोफी मीन्स ग्रोथ। तो एट्रोफी में जो है वो सेल की ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें सेल की साइज कम हो जाती है, साइज के साथ साथ सेल के नंबर भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा फंक्शन ऑफ सेल भी डिक्रीज हो जाते हैं, सेल के फंक्शन भी कम हो जाएंगे। एट्रोफी एक प्रकार का रिवर्सिबल चेंज है। अगर उस स्ट्रेस को अपन वापस रिमूव कर देंगे तो एट्रोफी एक प्रकार का रिवर्सिबल चेंज है और वो सेल वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। अब एट्रोफी जो है वो दो कंडीशन में देखने को मिलती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में और पैथोलॉजिकल, दोनों कंडीशन में वो अपने को देखने को मिल सकती है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी किन किन कंडीशन में देखने को मिलेगी? फिजियोलॉजिकल कंडीशन वो कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन है, यूट्रस में देखने को मिलेगी। यूट्रस में कब देखने को मिलेगी? आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर बेबी बर्थ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस की साइज जो है और वेट जो है वो लगातार बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाएगा। जब बेबी की बर्थ हो जाएगी उसके बाद यूट्रस को अपना वापस वेट और साइज नॉर्मल करनी होती है, तो वो किस प्रोसेस से होगी? वो एट्रोफी की प्रोसेस से नॉर्मल होगी। इसके अलावा ऑर्गन एट्रोफी का मतलब समझे कि किसी डेवलपमेंटल स्टेज में कोई ऑर्गन अपनी बॉडी में प्रेजेंट था, लेकिन आगे की कुछ प्रोसेस, आगे के डेवलपमेंट में वो पार्ट अपनी बॉडी से मिसिंग है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन एट्रोफी। किस में देखने को मिलेगा? फिटल डेवलपमेंट के टाइम, जब एम्ब्रियो या फिटस होता है तो उसमें नोटोकॉड देखने को मिलेगी, लेकिन जब बेबी की बर्थ होती है तो अपनी बॉडी में नोटोकॉड अब्सेंट होती है या उसके रेमिनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी क्या होती है। पैथोलॉजिकल मतलब कोई ना कोई डिजीज स्टेट होगी, उसमें ये एट्रोफी देखने को मिलेगी। पैथोलॉजिकल एट्रोफी में सबसे पहला है डीनर्वेशन एट्रोफी। डीनर्वेशन मतलब नर्व का कनेक्शन वहाँ से हट गया। किसी मसल से जब नर्व का कनेक्शन हट जाता है तो वो मसल एट्रोफाइड हो जाती है, क्योंकि उस मसल की नर्व सप्लाई गायब हो जा बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो कब देखने को मिलेगा? पोलियो एक टाइप का वायरस है, पोलियो वायरस उसको डैमेज करता है। वो एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो होती हैं उनको डैमेज करता है, उसकी वजह से। इसके अलावा इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, जब अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा तो बॉडी में प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की कंडीशन आएगी, और वो भी एक टाइप की पैथोलॉजिकल एट्रोफी है। उसमें ऑर्गन्स की साइज कम हो जाएगी। ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा, एकदम एट्रोफाइड बॉडी दिखेगी। ठीक है, रिब्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी, जो बॉडी की जो भी बोन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। अब इसके अलावा है डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी का मतलब ऐसे समझे कि अगर किसी चीज़ को अपन यूज में नहीं ले रहे तो उसकी एट्रोफी हो गई। ला लीजिए ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, अपने आर्म की बोन ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में अपन अपने आर्म को प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे, अपने हैंड को प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर यूज नहीं करने की वजह से जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। ठीक है, उनकी एट्रोफी हो जाएगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिसयूज एट्रोफी। नॉन यूज ऑफ मसल सीन आफ्टर फ्रैक्चर, उसको बोलते हैं डिसयूज एट्रोफी। इसके अलावा एक कंडीशन और मिलती है एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ बेसिलस मैरिनेट, ये ब्रेन का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक, अगर इसकी लंबे टाइम तक ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो, ये कब देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा एल्डरली पेशेंट्स में,
क्योंकि जब एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका कैल्सिफिकेशन होता जाता है, तो वो नैरो होती जाएंगी। इसकी वजह से धीरे धीरे उस न्यूक्लियस की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। अगर कॉम्प्रोमाइज होगी तो उस न्यूक्लियस का काम क्या है, एसिटिल कोलिन को बनाना। अगर उस न्यूक्लियस की ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो उस पेशेंट में एल्जाइमर्स डिजीज के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। एल्जाइमर्स डिजीज को क्या बोलते हैं, सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है। उसका मेमोरी लॉस होने लग जाएगा। ये सब देखने को मिलेगा एल्जाइमर्स डिजीज में। अपन ने देखी एट्रोफी, अब देखते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में क्या होगा, इसमें होगा कि सेल की जो साइज है वो इंक्रीज होगी। सेल की जो साइज है वो इंक्रीज होगी। इसमें सेल के नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, सेल्स के नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, ओनली साइज इंक्रीज होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, सेल्स के नंबर सेम रहेंगे। अब इसमें क्या होता है, सेल्स की साइज बढ़ रही है तो फंक्शन भी बढ़ जाएगा, सेल का फंक्शन भी बढ़ जाएगा। और ये भी एक प्रकार की रिवर्सिबल नेचर की एडेप्टेशन है, ठीक है। रिवर्सिबल एडेप्टेशन है ये भी एक प्रकार का। ये भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशन में बॉडी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो अपन देखते हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशन है यूटेराइन हाइपरट्रोफी इन प्रेगनेंसी। अभी अपन ने पढ़ा एट्रोफी। तो प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्रस में ग्रोथ होती है, यूट्रस की साइज बढ़ती है, यूट्रस का वेट बढ़ता है। तो वो किस प्रोसेस से बढ़ेगा, वो हाइपरट्रोफी से बढ़ेगा। उसमें सेल्स की साइज इंक्रीज होगी। यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया दोनों देखने को मिलते हैं, अपन आगे पढ़ने वाले हैं वो। तो हाइपरट्रोफी प्रेगनेंसी के दौरान होगी। इसके अलावा बॉडी बिल्डर्स में जो जिम में जाते हैं उनमें वेट लिफ्टिंग की वजह से सेल्स की साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग के अलावा ब्रेस्ट में ग्रोथ कब देखने को मिलेगी, प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी में देखने को मिलेगी और प्रेगनेंसी में भी। ये सब है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी कब देखने को मिलेगी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी अपन देख सकते हैं कार्डियक मसल्स में। कार्डियक ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में, और जब कोई वॉल्व प्रॉपर काम नहीं करता या वाल्वुलर डिजीज हो तो इस कंडीशन में कार्डियक मसल की हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। अब कार्डियक हाइपरट्रोफी कैसे होगी इसको अपन समझते हैं हम। मान लीजिए किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन है, ठीक है, यानी प्रेशर जो है वो आयोटा का और ब्लड वेसल्स का इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब हार्ट को आयोटा में ब्लड पंप करने के लिए, ब्लड को पुश करने के लिए और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्कलोड बढ़ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर के अगेंस्ट वो पुश कर रहा है तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब उस वर्कलोड की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी धीरे धीरे साइज बढ़ने लग जाएगी। उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, उसको बोलते हैं है हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया में क्या होता है कि सेल्स की साइज तो सेम रहती है लेकिन नंबर इंक्रीज होते हैं, सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं लेकिन साइज जो है वो सेल्स की सेम रहेगी, ठीक है। और ये भी एक फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन कब होगी, पैथोलॉजिकल कब होगी, ये अपन देखने वाले हैं। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन कब कब देखने को मिलेंगी, तो यूट्रस में देखने को मिलेगी, इसके अलावा ब्रेस्ट में देखने को मिलेगी, और वो कब, प्रेगनेंसी में, ठीक है। प्रेगनेंसी में यूट्रस में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी दोनों देखने को मिलती है, ठीक। इसके अलावा बोन मेरो में भी हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, हीमोलिटिक एनीमिया में। हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब समझे तो इसमें होता है कि हीमोलिटिक एनीमिया में लाइसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी टूटने लग जाती हैं। जब आरबीसी टूटने लगती हैं तो बॉडी की कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म काम करती है, ठीक है। अपनी की वजह से क्या होगा कि बोन मेरो की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हीमोलिटिक एनीमिया में बोन मेरो की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बोन मेरो हाइपरप्लाजिया, ओके। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया देखा। अब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया कहाँ देखने को मिलेगा, तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया है वो दो कंडीशन में देखने को मिलता है। एक तो बिनाइन कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है और एक प्री कैंसरस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। तो बिनाइन कंडीशन कौन सी है, बिनाइन कंडीशन है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसको अपन पूरे नाम से बोलें तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। ये एल्डरली पेशेंट्स में देखने को मिलती है जिनमें प्रोस्टेट की ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। प्रोस्टेट की ग्रोथ होने लग जाती है। ये क्यों होती है, तो ये होती है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से। इसकी अमाउंट जो है, इसका लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को
5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम DST में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो DST है वो प्रोस्टेट की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से DST की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरिथ्रा के होती है, ठीक है, यूरिथ्रा के अराउंड होती है। अब प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही है तो वो यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगी, उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे मैच्योरेशन के दौरान, तो उनको बोलते हैं प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के सिम्टम्स। और ये एक बिनाइन कंडीशन है, ये एक कंडीशन नहीं है, ये कैंसर में चेंज नहीं होगी। अब प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि जो सेंट्रल पार्ट है ना प्रोस्टेट का, वो इन्वॉल्व होता है, तो उस वो जल्दी से यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा। जल्दी यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा तो उसके अर्ली सिम्टम्स आएंगे और उसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा। तो ये था हाइपरप्लेजिया के बारे में। एक चीज़ और जान लेते हैं कि प्रोस्टेटिक कैंसर होता है उसमें पेरिफेरल पार्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये प्रोस्टेट है, ये सेंट्रल पार्ट तो इन्वॉल्व होगा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में, और ये पेरिफेरल जो पार्ट है ये इन्वॉल्व होगा कैंसर में, प्रोस्टेट के कैंसर में। तो प्रोस्टेट के कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो लेटर स्टेज में आते हैं। ठीक है, लेट स्टेज ऑफ कैंसर में अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसका लेट डायग्नोसिस होगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम यूट्रस की एक लेयर है, सबसे इनर साइड की जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की। और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एक प्री कैंसरस कंडीशन है, प्री कैंसरस कंडीशन है। ये प्रोग्रेस कर सकती है, किस में प्रोग्रेस कर सकती है? वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में प्रोग्रेस कर सकती है। तो हाइपरप्लेजिया भी अपन ने देखा कि हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया वो दोनों देखने को मिल सकते हैं एक ही टाइम में, किसमें? यूट्रस और ब्रेस्ट में। कब? प्रेगनेंसी के दौरान। तो हाइपरट्रोफी और प्लाजिया। मेटाप्लाजिया का मतलब है कि किसी भी टाइप की सेल पे किसी भी टाइप का स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो वो अपनी एक नेचर को चेंज कर लेती है, वो एक टाइप की सेल से दूसरे टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाती है उस स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मेटाप्लाजिया। अब मेटाप्लाजिया भी एक बिनाइन कंडीशन है और रिवर्सिबल इन नेचर है, रिवर्सिबल इन नेचर है और एक बिनाइन कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए, चेंज इन नेचर ऑफ सेल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज मेटाप्लाजिया। एक बिनाइन कंडीशन है और रिवर्सिबल नेचर की है। मेटाप्लाजिया के एग्जाम्पल, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एपिथेलियल मेटाप्लाजिया, मतलब एपिथेलियल जो भी लेयर है उसमें चेंजेज होंगे। तो वो किस किस में देखने को मिलते हैं? लंग्स में। लंग्स में अगर कोई बीइंग स्मोकिंग करता है तो उसमें देखने को मिलता है स्क्वामस मेटाप्लाजिया। स्क्वामस मेटाप्लाजिया नाम कैसे पड़ेगा? ये बना कि जिस टाइप की सेल में पहले वाली सेल कन्वर्ट हो रही है तो उसी नाम से उस मेटाप्लाजिया को जाना जाएगा। लाइक एपिथीलियम है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथीलियम, वो स्क्वामस एपिथीलियम में चेंज हो रही है तो उसको स्क्वामस मेटाप्लाजिया बोलेंगे। या स्मोकिंग में कि जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथीलियम है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथीलियम है, वो स्मोकिंग जो एक टाइप का स्ट्रेस है उसकी वजह से स्क्वामस एपिथीलियम में चेंज हो जाएगी। अगर ये चेंज लंबे ड्यूरेशन के लिए रहता है, यानी स्मोकिंग को अगर क्विट नहीं किया जाए और ये चेंजेस जो हैं वो लंबे टाइम तक परसिस्ट करें, तो ये एक बिनाइन कंडीशन से कैंसरस कंडीशन में भी चेंज हो सकता है। यानी जो स्क्वामस मेटाप्लाजिया है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में चेंज हो सकता है। ठीक है, ओके। देखते हैं स्टमक में क्या होता है? एक डिजीज होती है गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें जो लोअर स्फिंक्टर होता है इसोफेगस का वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, उसकी वजह से जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस में वापस आने लग जाते हैं, उनका रिफ्लक्स होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है, अब इस डिजीज में क्या होता है कि एसिड जो है स्टमक का वो इसोफेगस में आता है, तो एक टाइप से ओवर 1/3 पार्ट है उसकी एपिथीलियम होती है स्क्वामस एपिथीलियम, स्क्वामस एपिथीलियम। और ये एपिथीलियम जो होती है वो एसिड सेंसिटिव होती है, एसिड सेंसिटिव होती है। जब इस पे एसिड का एक्सपोजर होगा तो ये जो एपिथीलियम है वो अपने आप को चेंज कर लेगी इंटेस्टाइनल कोलुमनर एपिथीलियम में, और ये एपिथीलियम होती है इंटेस्टाइन में, और ये एसिड रेजिस्टेंस टाइप की एपिथीलियम है। ठीक है, तो एसिड सेंसिटिव से एसिड रेजिस्टेंस टाइप की एपिथीलियम में कन्वर्ट हो गई स्ट्रेस की प्रेजेंस में। ठीक है, और इसको बोलते हैं बैरेट
इसोफेगस, बैरेट्स इसोफेगस। अब इस बैरेट्स इसोफेगस में अपने को जो लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस है, उसकी म्यूकोसा जो होगी वो रेड वेलवेटी कलर की दिखेगी, रेड वेलवेटी म्यूकोसा होगी, और उसमें गोबलेट सेल प्रेजेंट होंगी, गोबलेट सेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये एक टाइप की म्यूसिन सिक्रेटिंग सेल है, म्यूसिन सिक्रेटिंग सेल। अगर ये बैरेट्स लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रेजेंट रहती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस। ये मोस्ट कॉमन कैंसर है किसमें, GERD में या बैरेट इसोफेगस की कंडीशन में। इसोफेगस कनेक्टिव टिश्यू का मेटाप्लाजिया, कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लाजिया, व्यक्ति को कुछ ट्रॉमा हुआ, ठीक है, उसकी मसल्स में ट्रॉमा हुआ और उसकी वजह से मसल्स में हीमेटोमा बन गया या हेमरेज हो गया। अब जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा वैसे वैसे उस हीमेटोमा में कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है। ठीक है, कैल्सिफिकेशन होगा तो वो जो मसल्स है या जो मसल है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वो बोन लाइक टिश्यू में चेंज हो जाएगी। उस क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो हीमेटोमा है उसका कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। तो ये था मेन। अगर मेटाप्लाजिया को टाइम से कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिस्प्लाजिया में, वो कन्वर्ट हो जाता है डिस्प्लाजिया में। मेटाप्लाजिया एक बिनाइन कंडीशन है, ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो डिस्प्लाजिया में कन्वर्ट हो जाएगी। डिस्प्लाजिया एक प्री कैंसरस कंडीशन है, प्री कैंसरस कंडीशन है। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है डिस्प्लाजिया जो है वो एनाप्लाजिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनाप्लाजिया क्या है, वो प्रॉपर कैंसरस कंडीशन है। तो मेटाप्लाजिया कन्वर्ट होता है डिस्प्लाजिया में, डिस्प्लाजिया कन्वर्ट होता है एनाप्लाजिया में, जो एक कैंसरस कंडीशन है। ये था अपने इस टॉपिक के बारे में, सेल एडेप्टेशन के बारे में, इसके साथ मुझे सुना। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर पेसमेकर पर मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।